गाइस माय चैनल एनपी स्टडी में आपका स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर करना ना भूलें। आज का मेरा टॉपिक है प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के बारे में हम बात करेंगे। कफन कहानी में प्रेमचंद ने सर्वप्रथम कहानी को यथार्थ के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। उन्होंने कहानियों को अपने परिवेश में से जोड़ा। उनकी प्रारंभिक कहानियां आदर्शवादी तथा उपदेशात्मक थीं, परंतु कहानी विकास यात्रा के तीसरे चरण में पहुंचते पहुंचते कहानी सृजन का आधार भूमि पूरी तरह से यथार्थवादी हो गई है। कफन प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। डॉक्टर नामवर सिंह, जो आलोचक हैं, कफन कहानी से ही नई कहानी का प्रारंभ मानते हैं। सामाजिक यथार्थ का जितना खुला चित्रण कफन के माध्यम से हुआ है, उतना इसके पूर्ववर्ती किसी कहानी में लक्षित नहीं होता है। कफन कथा एवं शिल्प दोनों दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली कहानी है। कफन कहानी में घीसू और माधव की पत्नी बुधिया है। ये सब दलित वर्ग से आते हैं। ये इतनी गरीब हैं कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। घीसू और माधव हमेशा गांव में चोरी करते हैं। वे चोरी करते हुए पकड़े भी जाते थे, लेकिन उन्हें लोग गालियां देते थे, वे सह लेते थे। और उनकी गरीबी सबसे बड़ी लाचारी है। एक बार ऐसा हुआ कि वे दोनों किसी के खेत से आलू चुरा कर लेकर आए और घर पर अलाव में आलू भून रहे थे और आलू भुन गई थी और दोनों खा रहे थे। और माधव की पत्नी बगल के कमरे में करहा रही थी, चिल्ला रही थी। प्रसव पीड़ा के कारण, उसे दर्द होने के कारण वह चिल्ला रही थी, लेकिन ये दोनों मजाल जो उसका दर्द के हाल पूछ सके। माधव सोचता था, अगर मैं जाऊंगा तो घीसू पूरा आलू सपाचट कर देगा, खा जाएगा। दोनों की यही सोच एक दूसरे को जाने नहीं दी और दोनों तेजी से आलू खाने लगे, जल्दी जल्दी से। वे आलू खाकर वहीं सो गए। इधर बुधिया प्रसव पीड़ा के कारण रात में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सुबह उठकर ये दोनों देखते हैं तो वह मरी पड़ी थी। माधव उठकर देखता है तो बुधिया के प्राण निकल चुके थे। कफन के कथानक की बुनावट में 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य बुधिया का प्रसव पीड़ा से तड़पना और घीसू और माधव के असंवेदना का चित्रण। दूसरे दृश्य में बुधिया की मृत्यु और कफन के लिए जमींदार के यहाँ से चंदा संग्रह करने का उल्लेख। तीसरे दृश्य में कफन के पैसों से अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शराब पीना और मदमस्त होकर नाचना। तीनों ही दृश्यों में प्रेमचंद व्यंग का सहारा लेते हैं। कहीं शोषक वर्ग पर व्यंग करते हैं तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार करते हैं। कहानी में शब्द चयन भी इस प्रकार किया गया है कि एक साथ व्यंग के माध्यम से कहीं सामाजिक व्यवस्था को विदीर्ण करते हैं तो मानव मनोविज्ञान की उलझी संरचना को भी स्पष्ट करते हैं। घीसू और माधव चंदा लेने के लिए जमींदार के पास जाते हैं तो जमींदार कहता है कि तुमने मेरी खेत से ऊख चुराई थी, तो आज क्या हुआ। घीसू उसके पैरों पर गिर जाता है और कहता है, मालिक मालिक कुछ तो मदद कीजिए। तो जमींदार कुछ रुपए देता है उसे। फिर इधर गांव वालों से चंदा इकट्ठे कर कर कुल उसने 5 रुपए जुटाए थे। गांव वाले तरस खाकर उन्हें दिए कि 100 घर पर है, उसका दाह संस्कार भी तो करना, ये लोग कहाँ से करेंगे। ऐसा होता तो ये चोरी कर दें। दोनों 5 रुपए को ले जाकर एक होटल में भूख की वजह से खाना खाने लगते हैं। वे खाना खाते हुए बात करते हैं कि बुधिया बड़ी अच्छी थी, बेचारी मर गई।
उसकी क्रियाकर्म भी हम ना कर पाएँ। घीसू का खाना कुछ बचा था तो उसने गरीब को दान दे दिया और उसी दिन उन लोगों ने दान देने का मतलब भी समझा था। घीसू बोला, जा खा ले, तू भी याद रखेगा, पर उसे दुआएं देना। और खाना खाने के बाद इन लोगों के पास कुछ रुपए बचे हुए भी थे। उन्होंने कहा कि इन रुपयों में तो उसकी कफन तो नहीं मिलेगा, पर अब काफ़ी देर हो गई है, गांव वाले उसे जला दिए होंगे, दाह संस्कार उसका कर दिए होंगे। और वह घर पर आते हैं, दोनों रोने लगते हैं और गांव वाले भी उन्हें सहानुभूति देते हैं। यहीं कहानी खत्म हो जाती है। प्रेमचंद जी इस कहानी में सामंती व्यवस्था पर चोट करते हुए लिखते हैं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो उनकी दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ बस इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। कहानी के अंत में इस संदर्भ में यह कथन दृष्टव्य है। घीसू कहता है कि वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या वे मोटे मोटे पेट वाले लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गांव में नहाते हैं।